गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा विषय में जानेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वैश्वीकरण, उसको कंटिन्यू करते हुए वैश्वीकरण का प्रभाव। पिछली क्लास में हमने वैश्वीकरण का जो भारतीय शिक्षा पर प्रभाव था उसको समझा था। आज उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम समझे कि जो ये ग्लोबलाइजेशन जब आया है तो वैश्वीकरण का शिक्षा पर और किस तरीके से और क्या प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय शिक्षा पर प्रभाव तो हमने देख लिया कि भारतीय शिक्षा प्रभाव के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा में काफी बदलाव आए हैं इस पद्धति के माध्यम से, क्योंकि समय बदला है और परिस्थितियां बदली है। तो शिक्षा का स्वरूप भी अब वैश्वीकरण और जो औद्योगिकरण आया है उसके परिणाम स्वरूप बदला है। अब शिक्षा की बात करें तो इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा में अगर जनरली बात करते हैं तो काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तन किस तरीके से हम सब समझ लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा के निजीकरण में वृद्धि। शिक्षा के निजीकरण में वृद्धि। निजीकरण एक ऐसा शब्द है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि जो कामकाज या कार्य का स्वरूप एक निजी व्यक्ति या संस्था के हाथ में आ जाता है वो कहलाता है निजीकरण। ठीक है। अब दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जिस पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता, किसी अदर पर्सन का होता है, वो हो जाता है निजीकरण। ठीक है। अब शिक्षा की बात करते हैं। अब शिक्षा में भी निजीकरण में वृद्धि हुई है। कैसे? हम देख रहे हैं कि इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति या वो इंस्टीट्यूट जो अपने आप को या अपने निजीकरण वृद्धि करना चाहता है वो ऐसे इंस्टीट्यूट और संस्थाओं की स्थापना कर रहा है, विद्यालय की स्थापना कर रहा है और स्कूलाइजेशन या विद्यालय जो प्रबंधन है कहीं ना कहीं अब प्राइवेट होता जा रहा है। ठीक है। दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि सरकार भी कहीं ना कहीं अब देख रही है कि अधिक से अधिक विद्यालय स्कूल खोले जाए, लेकिन सरकार नहीं कर सकती तो वो निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंप देती है और निजी व्यक्ति अब जो होती संस्थाएं होती है वो इस तरीके से स्कूल, कॉलेजेस, विद्यालय वगैरह खोल रहे हैं। ठीक है महाविद्यालय। तो हम देखते हैं कि शिक्षा के निजीकरण में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ क्या है? अब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि तो हुई है। क्यों? क्योंकि अब निजी व्यक्तियों के हाथ में जब आई है तो उन्होंने शिक्षा पर बेहतर तौर पर काम करना भी शुरू किया है। ठीक है। एक प्लस पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये हुई कि निजीकरण आने के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हर जो बालक या हर पेरेंट्स जरूरी नहीं कि अपने बालकों को निजी स्कूलों में भेजता है, क्योंकि निजी स्कूलें महंगी होती है, शिक्षा खर्चा काफी भारी पड़ता है। वो तो इसके परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है कि हर बालक, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इन विद्यालयों में नहीं भेज पाते। जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास धन होता है, वही लोग निजी संस्थाओं में, निजी विद्यालयों में अपने बालकों को भेज पाते। तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे कि इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा में बदलाव आया है, शिक्षा का स्वरूप बदला है और शिक्षा के निजीकरण में वृद्धि हुई है। सेकेंड है शिक्षा का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, यानी कार्यों को बांटा जाता है, कार्यों को अलग अलग पार्टों में बांटा जाता है। ठीक है। हम देखते हैं कि जब कोई एक इंसान या एक पर्सन जब किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को करने में कठिनाई आ सकती है और हो सकता है कार्य को करने में काफी समय भी लग सकता है। लेकिन जब वही कार्य अलग अलग पर्सनों को बांटेंगे, अलग अलग लोगों को बांटेंगे तो देखने को आता है कि कार्य की गुणवत्ता आती है और कार्य कम समय में पूर्ण हो सकता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण हुआ है। शिक्षा का संचालन सरकार ने देखा कि अगर हम इसका बंटवारा करते हैं, यानी कि इसका विकेंद्रीकरण करते हैं, राज्य स्तर पर देंगे, राज्य स्तर अपने स्तर पर, उसके जो स्थानीय स्तर वहां पर देंगे, इस तरीके से शिक्षा का जब विकेंद्रीकरण होगा तो शिक्षा पर बेहतर तौर पर ध्यान दिया जाएगा। अब हम इस बात को समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारे स्कूलों में किसकी आवश्यकता है, किन संसाधनों की आवश्यकता है, क्या जरूरत है, तो इसके लिए अगर स्थानीय लेवल पर कोई मॉनिटरिंग होगी, ठीक है, स्थानीय लेवल पर कोई जांच होगी, स्थानीय लेवल पर कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा जो इस पर देखरेख करेगा, तो वो इसको अच्छे से समझेगा और इसको अच्छे से जानेगा और जो कमियां हैं उन कमियों पर
काम करने का, उस पर एक्शन लेने का काम भी करेगा। तो शिक्षा का वैकेंद्रीकरण से ये फायदा हुआ है कि शिक्षा की गुणवत्ता हुई है, शिक्षा वृद्धि हुई है और शिक्षा को अच्छे से समझा है। ठीक है, स्थानीय लेवल पर जो भी संस्था होती है, इंस्टीट्यूट होती है, उन्होंने इस बात को जाना, इस बात को समझा है। तीसरा है वित्तीय सुधार की सोच को लागू करना। वित्तीय सुधार की सोच को लागू करना। वित्तीय सुधार, पैसे संबंधित जो दिक्कतें हैं, कमियां हैं, उनको सुधार लाना। अब कोई भी काम, कोई भी अगर हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, धन की। ठीक है, धन होगा, पैसा होगा तो उस क्षेत्र में बेहतर तौर पर काम करेंगे, उस पर बेहतर तौर पर प्लानिंग की जा सकती है वगैरह। तो एजुकेशन में भी हम देखेंगे, एजुकेशन में पैसा लगाना अब इसको आवश्यक समझा गया, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा में पैसा लगाया जाएगा, वित्तीय सुधार लाया जाएगा, तो इससे काफी फायदा होगा। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट के संसाधनों से रिलेटेड पैसा, स्कूल या विद्यालय को डेवलप करने के लिए पैसा, शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए पैसा, क्योंकि ये सब शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अगर इनका सुधार होगा, शिक्षकों के वेतन में अच्छी आमदनी होगी, उनको अच्छा वेतन मिलेगा, तो वो भी अपना कार्य बेहतर तौर पर करेंगे, स्कूल में अच्छे संसाधन उपलब्ध होंगे, तो शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी, बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये सारी सोच इस वित्तीय सुधार में लागू हो जाता है, क्योंकि अगर पैसे की कमी, पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी और शिक्षा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी जा रही है, उस उद्देश्य की पूर्ति होने में काफी कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये बात भी समझना होगा कि इस वैश्वीकरण के प्रभाव के स्वरूप अब वित्तीय सुधार की सोच लागू की, इसके लिए अलग से बजट पेश किया जाता है, अलग से काम किया जाता है, अलग से एजुकेशन पे पैसा लगाया जाता है। इस तरीके से वित्तीय सुधार की सोच लागू की गई। अगला है शिक्षित एवं उच्च प्रेरित कामगारों की जरूरत में वृद्धि। शिक्षित एवं उच्च प्रेरित कामगारों की जरूरत में वृद्धि। ठीक है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिला है कि हमको एजुकेटेड और जो हायर लेवल के जो वर्कर होते हैं, उच्च प्रेरित, जो बहुत अच्छा नॉलेज जानते हैं, ऐसे ही जरूरत में वृद्धि हुई है। ठीक है, कामकाज में, बिजनेस में पढ़े लिखे लोग आसानी से मिलने लग गए हैं और उच्च प्रेरित टेक्नोलॉजी बेस पर कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले, वैज्ञानिक सोच रखने वाले, तकनीकी सोच रखने वाले, तकनीकी कार्य करने वाले, इस तरीके से उच्च प्रेरित कामगारों की जरूरत में वृद्धि हुई है। आज हम कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी बेस पर एजुकेशन में काफी बदलाव आया है, काफी एजुकेशन चेंजेस हुई है और जिस तरह की एजुकेशन से हमको जिस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, ऐसे लोग हमको आसानी से मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बोल सकते हैं और यहाँ हम किसी तरह की बहुत मतलब टेक्निकल पर्सन बोल सकते हैं। इनकी जरूरत और इनकी आवश्यकता काफी हद तक हुई है और इनमें वृद्धि भी हुई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को लागू करना। अब वैश्वीकरण का अर्थ ये कि विश्व को एक दूसरे से जोड़ा है, विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ा है, तो अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप विश्व एक दूसरे से जुड़े। ठीक है, ये वैश्वीकरण है। तो इस वैश्वीकरण के युग में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है, इंटरनेशनल लेवल के जो भी नियम रेगुलेशन वो है, इन सबको अब लागू किया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय सोच लागू हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता लागू हो चुकी है। यानी कि कहने का मतलब अब संपूर्ण जो पृथ्वी है, वो विश्व है, एक धुरी के समान है, तो उसके मापदंडों को इस वैश्वीकरण के परिणाम के स्वरूप लागू किया गया है। तो ये हमने जाना कि वैश्वीकरण का प्रभाव किस तरीके से जानने को मिलता है।
इसका प्रभाव कैसे है। तो इसका प्रभाव जानने के बाद इसका निष्कर्ष हम समझ लेते हैं कि इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप किस तरीके से क्या निष्कर्ष एजुकेशन शिक्षा में देखने को मिला है। ठीक है, अब इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप हम निष्कर्ष देखने को मिलते हैं कि आज इस वैश्वीकरण ने शिक्षा के स्वरूप में बदलाव लाया, तकनीकी लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए। हम यूं कह सकते हैं कि आज अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी तकनीकी जमाने में इंटरनेट का समय आया है, तो एजुकेशन भी काफी टेक्नोलॉजी ऑनलाइन बेस पर हो गई है। अध्यापकों की जो है इसकी आवश्यकता में कमी हुई है। लेकिन इतना सब जानते हुए समझते हुए भी हमको इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि समय कितना भी बदल जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन जो व्यवहारिकता है, जो वास्तविकता है, वो कभी नहीं बदल सकती। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे आ जाए, लेकिन ये जो शिक्षक की जो दशा स्थिति परिस्थिति होती है वो आज भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि वही एक मार्गदर्शन होता है, सुविधादाता के रूप में होता है, जो बेहतर तौर पर कैसे आगे बढ़ना है वो सब जीवन की वास्तविकता व्यवहारिकता को शिक्षा के माध्यम से सिखाता है। तो इस तरीके से हमने वैश्वीकरण का शिक्षा पर जो प्रभाव है इसको हमने जाना। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है, वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव किस प्रकार, वैश्वीकरण का शिक्षा का प्रभाव किस प्रकार के पड़ा, जो असाइनमेंट है इसी के बारे में असाइनमेंट करना है कि भाई किस तरह से इसका प्रभाव देखने को मिलता है, प्रभाव पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, इस कोविड समय सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, मुंह पर मास्क का प्रयोग करना है और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है। इसी सावधानी सतर्कता से घर से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।